Hello, good morning to all of you. Myself Abhishek Shukla. I'm your social science faculty and आज हम क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस पे असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड देन विल मूव टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। आई नो हिस्ट्री इज़ लिटिल बिट टफ टू ऑल ऑफ यू, इसलिए मेरा मानना है कि कोई भी चैप्टर को सही तरीके से समझना, सही तरीके से याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आज हम इसी वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। In the first question, you can see here there is a assertion and reason type question, and you have to see that कि assertion क्या justify कर रहा है reason को। तो इस तरीके के questions को solve करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि जब भी आप assertion को read करें, after that in the end of assertion just think why. If why justify in the reason, then the option A always true. So let's start it. The assertion says that Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wage and price. Meat and bread was rationed. Then reason is peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at fixed price by the government. Now इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ अ रॉबेस्फेयर, इस टाइम पर जो वेजेस एंड प्राइजेस पे मैक्सिमम सीलिंग इशू की गई थी कि एक सेट प्राइस डिसाइड कर दिया गया था कि जो भी गुड्स हैं उनका क्या प्राइस होगा और लोगों की क्या सैलरी होगी, और मीट एंड ब्रेड को गवर्नमेंट के द्वारा राशन किया गया था, लोगों को बंटवाया गया था। उसके पीछे का रीज़न क्या कहता है? द रीज़न सेज दैट कि पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स to the cities and sell it at the fixed price by the government. Yes, the reason justify the assertion because कि peasants को ज़बरदस्ती फोर्स किया गया था कि उनको अपने ग्रेन्स को फिक्स प्राइस में गवर्नमेंट को सेल करना है। तो यस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशंस को पढ़ लेते हैं ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाए। तो रॉबेस्फियर वॉज अ रेडिकल डेमोक्रेट, एक रेडिकल था, वायलेंस को सपोर्ट करता था फ्रांस से, एंड हु वांटेड टू ओवरथ्रो द मोनार्की एंड वांटेड फ्रेंच पीपल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो मोनार्की को फॉर्म करना थ्रो करना चाहता था और फ्रेंच पीपल की गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहता था। एंड ही बिकेम द लीडर ऑफ द जैकोबियन क्लब ऑल्सो। ठीक है, एंड जैकोबियन क्लब फॉर्म की गई थी फ्रांस में और वो उसका लीडर बनाया गया था एंड गेन द पावर टू रूल फ्रांस। ठीक है, और उसने फ्रांस में रूल करने के लिए उसने धीरे धीरे जो जैकोबियन क्लब के मेंबर्स हैं उनको डोमिनेट करता रहा और धीरे धीरे वो एज अ रूलर इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हो कि इसके क्या कंट्रीब्यूशंस थे। ही वॉज अ ग्रेट डिफेंडर ऑफ द राइट्स ऑफ पुअर, believed in the concept of altruism or the selfishness. ठीक है, he wanted people to be treated equally before the law and hence introducing measures to ensure the equality. ठीक है, हालांकि ये equality ज़्यादा दिन तक चली नहीं। in the end बाद में क्या हुआ, रॉबेस्फियर ने क्या किया वो हम सबको पता है। ठीक है, द कन्वेंशन चार्ज्ड हिम एंड हिज सपोर्टर एंड हिज रीन ऑफ टेरर केम टू एन एंड। ठीक है, बाद में इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया एंड ही वॉज ग्लूटेंड विद इन 2 days ऑफ हिज अरेस्ट। ठीक है, चले नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी हियर, the next question is assertion. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. Okay, now the reason is the example of the political activities of France women during the revolutionary year was kept alive as an inspiring memory. तो इस क्वेश्चन में रोल ऑफ वुमेन के बारे में पूछा गया है कि हमने एक अलग से टॉपिक था जिस पे हमने डिस्कस किया था कि वुमेन्स का क्या क्या रोल था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रांस में वुमेन को 1946 में राइट टू वोट मिला, assertion है, and the reason says that the example of political activities of French women during the revolutionary year was kept alive as an inspiring memory. No, this is not the right answer, not explanation. ठीक है, बट बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक है, तो कहाँ फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 पे हुआ था। ठीक है, और 1946 में बाद में वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिले, तो इट वॉज नॉट इंस्पायरिंग मेमोरी। हालांकि ये चीज़ थी बट इस रीज़न को जस्टिफाई नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वुमेन्स को जो वोटिंग राइट्स मिले हैं वो किन्हीं और कारणों से भी मिले थे। ठीक है,
Now see here, so women's movement was for voting rights and equal wages continued through the next 2 years, 100 years in many countries of the world, and the fight for the vote was carried out थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट चलाया गया था ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी. एंड द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ of French women during the revolutionary years was kept alive as inspiring memory. So this, in finally 1946, that women in France won the right to vote. ठीक है, तो हालांकि that movement was kept alive, but the reason just not justify the answer कि women's को 1946 में voting rights इसीलिए मिले. ठीक है, now see here, next question is assertion. Strength lies in unity. Reason, one rod can be easily broken but not entire bundle. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी फ्रेज कि आप कैसे देख सकते हो स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी एंड वन रॉड कैन नॉट इजली ब्रोकन. ऑब्वियसली जब क्योंकि बंडल्स में अगर कोई भी चीज़ है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है रेदर देन अगर कोई भी चीज़ अकेले हो. ठीक है, तो यस, ऑप्शन इज राइट आंसर and both A and R are true and R is the correct expression of A. This is truly true that the strength lies in unity. Every work can be done easily and effectively if everyone is together because strength is highlighted as a product of unity. ठीक है, this can be explained by an old story. देखिए यहाँ पे एक स्टोरी है, हालांकि ये आपको समझाने के लिए लाया गया था इस स्टोरी को assertion and reason के लिए. ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एक क्वेश्चन नंबर 4 है, यू कैन सी अ ब्रोकन चैन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री एंड द रीज़न इज चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स. ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्रेंच रिवोल्यूशन में आपने पिक्चर्स देखी होगी, उसमें ब्रोकन चेन बना है. एंड इस ब्रोकन चेन का क्या मतलब है? ऑब्वियसली कोई भी चीज़ ब्रेक हो रही है मतलब इट दे आर डिमांडिंग द फ्रीडम. ठीक है, तो ब्रोकन चैन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री. यस, वेरी ट्रू. एंड द रीजन सेज दैट चेन वर यूज टू फ्लैटर द स्लेव. ऑब्वियसली चेन का हम यूज़ करते थे स्लेव्स को बांधने के लिए, और हमें पता है इस टाइम पे स्लेव ट्रेड बहुत ज़्यादा चला करता था. ठीक है, तो ऑब्वियसली assertion justify the reason. The broken chain stand for the act of becoming free and the symbol of broken chain represents freedom and it signifies freedom from slavery. In terms of the French Revolution, the broken chain signified freedom for the peasants and the third states. तो हमें पता है यहाँ पे 3 स्टेट्स रूल किया करते थे. फर्स्ट स्टेट नॉबल्स हुआ करते थे, सेकंड फर्स्ट स्टेट क्लर्जी हुआ करते थे, सेकंड स्टेट नॉबल्स हुआ करते थे एंड थर्ड स्टेट यहाँ पर कॉमन पीपल हुआ करते थे. ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी है इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन इज जस्टिफाई द सिग्निफाइड फ्रीडम फॉर पीजेंट्स एंड द थर्ड स्टेट. ठीक है, तो नॉर्मल पीपल एज अपोज टू द एरिस्टोक्रेसी एंड चेन वर यूज टू फ्लेटर द स्लेव. ठीक है, और यहाँ पे चेन का यूज़ करते थे स्लेव्स को बांधने के लिए. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. A new assertion is a news spread that Louis XVI planned to impose further taxes. ठीक है, reason says that to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. यहाँ पर हमने देखा था फ्रेंच रिवोल्यूशन में कि जो स्टेट है वो बैंक वो वॉर एक्सपेंडिचर्स में बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा था, अपने लेविश लाइफ को है ना लुई 16 जीने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा था. अमेरिकन वॉर ऑफ कॉलोनीज़, अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए यहाँ पे उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे. तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो लुई 16 था वो बैंकरप्सी की ओर जा रहा था, है ना, दिवालिया हो रहा था. तो यहाँ पर उन्होंने इम्पोज किया था टैक्सेस को एंड इस चीज़ को जान करके लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि टैक्सेस में हमने पढ़ा था 2 प्रकार के होते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो डायरेक्ट टैक्सेस में भी तैथी एंड टैली हुआ करता था एंड मोस्टली जो टैक्सेस दिए जाते थे वो थर्ड स्टेट दैट इज़ कॉमन पीपल के द्वारा दिए जाते थे. इस कारण से काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर एंगर आ जाता है. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, द रीजन बिहाइंड द एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस ड्यूरिंग द लुई 16 ओल्ड regime was the imposition of taxes. Very good. ठीक है, the government under the system of privileges gave the power to decide and perform a certain task was given to the king and his statements. ठीक है, the Louis 16 has already imposed several taxes which were be paid by the working class and further imposition of taxes led to the anger and resentment. ठीक है, now question number 6. Assertion says that so the price of bread was which was the staple diet of the majority rose rapidly. ठीक है, and reason is production of grains could not keep pace with the demand. Yes, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि
जो फ्रांस की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई फ्रॉम 1715 टू 1789। तो लगभग 33 मिलियन से 28 मिलियंस पॉपुलेशन बढ़ जाती है। एंड वी ऑल नो कि जब डिमांड किसी भी चीज़ की मार्केट में बढ़ जाती है तो अगर उसका सप्लाई मैच नहीं हो रहा है तो उसका जो प्राइस है वो भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रांस में पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स हो रहा था वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। इस कारण से यहाँ पर जो प्राइस है ब्रेड की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूरिंग द 18th century, France witnessed the emergence of a broken chain middle class. The reason is the emergence of middle class happened on account of royal patronage. ठीक है, तो the assertion is correct। ठीक है, बिल्कुल। एंड द रीज़न, क्या आप इसको लग रहा है कि जो इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास है वो रॉयल पैट्रनर्स के द्वारा अकाउंट किया गया था, उसके द्वारा हुआ था? नो, द रीज़न इज़ नॉट ट्रू। बिल्कुल भी रीज़न सही नहीं है। तो लेट्स इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं कि 18th सेंचुरी में सोशल ग्रुप्स थे मिडिल क्लास, है ना, और उन्होंने they earned the wealth through the overseas trade from the manufacturing of goods such as woolen and silk textiles. Now let me just clear यहाँ पे किस तरीके से राइज होता है मिडिल क्लास का। तो यार 1750s के आसपास यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है यूरोप में, एंड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कई प्रकार के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ जाते हैं। इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाइक डॉक्टर, लॉयर, मर्चेंट्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। और यहाँ पे जो मिडिल क्लास था वो इंटेलिजेंट था, पढ़ा लिखा था, ठीक है, तो धीरे धीरे उन्होंने उन कामों को करना स्टार्ट किया। अब जैसे इन कामों को करना स्टार्ट किया तो होता क्या है कि नाउ दे बिकेम इंडिपेंडेंट। नाउ दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एरिस्टोक्रेट्स फॉर देयर जॉब्स। लाइक जिस तरीके से पुअर पीजेंट्स दे वर डिपेंडेंट अपॉन द एरिस्टोक्रेट्स फॉर द फॉर दी फ्यूडल सिस्टम चला करता था जिसपे इनको ज़मीनें दी जाती थी और ज़मीनों में जो पीजेंट्स वो काम करता था। तो पीजेंट्स वर डिपेंडेंट अपॉन द एरिस्टोक्रेट्स बट द मिडिल क्लास पॉपुलेशन वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट कि मिडिल क्लास वॉज इंडिपेंडेंट। ठीक है, इनको यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी अपर क्लास की, एरिस्टोक्रेट्स की। ठीक है, सो इन एडिशन टू द मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। They were educated and believed that no group in society could be privileged by birth. Rather, a person's social position must be dependent on his merit. ठीक है, तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे तीनों स्टेट्स है। द फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट वॉरियर्स एंड नॉबल्स, एंड द थर्ड स्टेट इज वर्कर। तो आई होप दिस आंसर इज जस्ट क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see here, in assertion it is says that कि in many ways the French Revolution was a significant event in the history of the world. ठीक है, and the reason is the French Revolution not only inspired French citizens to take actions but it inspired many philosophers and the leaders across the globe. And yes, both assertion and reason is true because you can see here कि French Revolution is the first significant revolution जो कि हिस्ट्री में हुआ था। एंड इस रिवोल्यूशन ने फॉर द इंटायर वर्ल्ड यहाँ पे इसने इंस्पायर किया। जैसे इंडिया में भी आप देख सकते हो बहुत सारे स्कॉलर्स ने फ्रेंच रिवोल्यूशन का यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इंडियंस को इंस्पायर कर सके। ठीक है, जैसे उसमें टीपू सुल्तान थे, राजा राम मोहन रॉय थे। सो दे आर द इम्पॉर्टेंट फिलोसफर्स जिन्होंने आइडिया लिया था फ्रेंच रिवोल्यूशन से। ठीक है, एंड द फ्रेंच रिवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डॉन ऑफ द मॉडर्न एरा। ठीक है, तो it ended a medieval society dominated by the kings, priests and nobles, signaling the beginning of a new era and the modern era. And it also inspired nationalist leaders like Tipu Sultan, Raja Ram Mohan Roy and the philosopher like the Karl Marx. ठीक है, तो both the assertion and reason is true and R is the correct explanation of A. चलिए, now let's move to the next question. In assertion, तो assertion says that in 1805 Napoleon Bonaparte crowned himself emperor of a France. ठीक है, बहुत सही। Now यहाँ पर initially many saw him as a liberator who could bring freedom for the people. तो थोड़ा सा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में समझते हैं। तो 1799 में यहाँ पे राजगद्दी खाली होती है और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण जो एक मिलिट्री अगर मैं कमांडर की बात करूँ, नेपोलियन बोनापार्ट का राइज होता है। तो 1804 में इन्होंने अपने आप को एज ए एम्परर क्या किया, डिक्लेयर किया। ठीक है, तो
The 1805 is not the right answer, and the reason says that initially many saw him as a liberator. Yes, he was also called as the scavenger, ठीक है, and not scavenger. He was called as a masiha of a democracy in democracy, because everybody saw him as a लिबरेटर, है ना, कि इनको कष्ट से, इनके प्रॉब्लम से इनको दूर करेगा, ठीक करेगा, तो इनको एज अ लिबरेटर के तौर पे देखा गया. तो यू कैन सी हियर इन द एक्सप्लेनेशन दैट हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफर क्लास. हाँ, तो यहाँ पे एक याद रखिए, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, एंड कई बार यहाँ पर डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बीच में क्लासेस होता रहता था. एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे राइज होता है मिलिट्री डिक्टेटर्स, दैट इज़ नेपोलियन बोनापार्टे का. और 1804 में इन्होंने फ्रांस का एम्पायर डिक्लेयर कर देते हैं अपने आप को, एंड ही वेंट ऑन टू कॉन्कर द नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, एंड डिस्पोजिंग द डायनेस्टी एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिलीज. And initially he was viewed as a liberator who could bring freedom to the people, but soon his Napoleon army came to be viewed as everyone as invading एवरीवेयर एज ए इन्वेडिंग फोर्सेस. तो इनिशियली इनको एज अ मसीहा देखा गया, फिर बाद में लोगों को समझ में आया ये तो मसीहा नहीं थे, ये कॉन्करर निकले, ठीक है, बहुत सारी जगह पे बहुत अपनी आर्मीज़ को प्लेस करके बहुत सारे रीजन्स को ये जीतते हैं, ठीक है. एंड फिर वी ऑल नो कि बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी 1815 में, एंड इन दिस बैटल ऑफ वाटरलू ये जो नेपोलियन बोनापार्टे हैं ये हार जाते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव से. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. Now see here, in assertion, from the very beginning of the French Revolution, revolutionaries introduced various measures and practices like the idea of la patrie and les citoyens, and the reason it was done to create a sense of collective identity among the French people. So yes, the reason is to कि यहाँ पे collective identity लाने के लिए लोगों को फ्रांस के प्रति एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एक फीलिंग ऑफ सेंटिमेंट जगाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे. तो उस रिफॉर्म में ये भी था कि उन्होंने जो ला पैट्री एंड ले सिटोयन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. ला पैट्री मतलब कि द फादर लैंड, एंड द ला सिटोयन इज़ अ सिटीजन. तो फ्रांस को एज अ फादर लैंड की तरह देखा गया था और पीपल्स को एज अ सिटीजन के तौर पे देखा गया था, ठीक है. सो इट वाज प्रैक्टिस्ड टू क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी amongst the French people. Now, so let's move to the next question. Now let's move to the short answer type of question. So I hope the session and reason is clear. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की. एंड यहाँ पे कई बार ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको दिख रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो पिछले साल के पुराने क्वेश्चंस हैं. तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ओके, ठीक है. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बास्टाइल. एंड द सेकेंड, इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हु हैड स्टॉर्म द बास्टाइल ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ द 18th century. ठीक है, तो इसके आंसर्स क्या है. तो हमें सबको पता है कि 14 जुलाई 1789 एक बहुत ही हिस्टोरिक डे होता है फ्रांस के लिए, और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं स्ट्रीट पर आते हैं, सड़कों में आते हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. और उनमें से कुछ लोग यहाँ पर बेस्टाइल की जेल में जाते हैं और उसको डिमोलिश करते हैं, और वहाँ पे जितने भी प्रिजनर्स होते हैं उसको रिलीज़ कर दिया जाता है. तो ये यहाँ पे बेस्टाइल में ये इवेंट होता है. तो इट वाज अ फोर्ट्रेस प्रिजन, तो एक फोर्ट था, उस फोर्ट के अंदर एक प्रिजन था, एंड स्टॉर्म्ड बाय द सिटीजन ऑन द 14 जुलाई 1789. So this event marked a significant moment in the French Revolution, and it symbolized the tyranny of the king. And the storming led to the release of few prisoners. तो यहाँ पे लगभग प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाता है. एंड द आयरनी इज़ कि यहाँ पे जब लोग जाते हैं रिलीज़ करने के लिए प्रिजनर्स को, तो ये प्रिजनर्स बहुत कम संख्या में होते हैं, बट यस यहाँ पर उनको बहुत सारे एम्यूनेशंस, आर्म्स मिल जाते हैं जिसका यूज़ करके ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यूज़ करते हैं. आफ्टर इट कैप्चर्ड द बेस्टाइल वॉज डिमोलिस्ड. ठीक है, बेस्टाइल को डिमोलिश किया गया, एंड इट्स स्टोन वर सोल्ड एज अ सोविनियर. ठीक है, इनके जो स्टोन्स हैं बेस्टाइल जेल के उसको सोल्ड किया गया लोगों को. ठीक है, सो दैट वाज द आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यू कैन सी हियर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल इन द जेल. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who wrote the Declaration of Right of Women and Citizen.
ठीक है, तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है वुमेन्स और सिटीजन्स के, वो किसने लिखा था। तो ये फ्रेंच सा नाम है, तो आप इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ओलंपे दी गोगेस करके है, तो गोगेस याद कर लेना। एंड इन्होंने लिखा था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन इन 1791। तो उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले वुमेन्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल टू मैन इन राइट्स। तो वुमेन और मैन को इक्वल राइट्स देने की बात की गई कि वुमेन्स फ्री होते हैं और ये मैन के इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट बताया गया कि द एम ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन इज टू प्रिजर्व द नेचुरल राइट्स ऑफ बोथ वुमेन एंड मैन। नाउ यहाँ पे राइट्स जो होते हैं ना, दे आर बेसिकली नेचुरल होते हैं, बिकॉज वी आर बॉर्न फ्री। हम किसी साइकिल्स में बंद होकर के पैदा नहीं हुए थे। इट्स मीन्स दैट कि वी आर नेचुरली फ्री। सो बाय द रीज़न एंड लॉजिक अगर देखा जाए तो हम अगर एक नेचुरल ह्यूमन बींग्स की तरह फ्री होते हैं तो हमारा अधिकार भी है कि हमें बहुत सारे राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। और ये यहीं पर इनका मेजर एम था कि हमें नेचुरल राइट्स जो हमें मिलते हैं जब हम पैदा होते हैं, तो वो लोगों को, दोनों मैन और वुमेन्स को मिलने चाहिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल सिटीजन्स शुड हैव अ से इन द लॉ विच मस्ट अप्लाई इक्वली टू एवरीवन। तो यहाँ पे लोगों की वॉइस की बात की जा रही है, लोगों के पार्टिसिपेशंस की बात की जा रही है कि जितने भी लोग हैं, बिकॉज जो भी लॉ होता है वो सबके लिए इक्वली अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जब आपके लिए इक्वली अप्लाई किया जा रहा है तो आपका भी यहाँ पर एक हक बनता है उस लॉ पे अपने व्यूज़ रखने का। तो यहीं पर यही बात की जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। तो ऑल द सिटीजन शुड हैव अ से इन द लॉ, सबका यहाँ पे कहना होना चाहिए, एंड मस्ट अप्लाई इक्वली टू एवरीवन, और सबके लिए अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। नाउ नो वुमेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉ एंड शी इज सब्जेक्टेड टू द सेम लीगल स्टैंडर्ड एज अ मैन, ठीक है। और तो हमने देखा था यहाँ पर कि जो वुमेन्स के पास जो वोटिंग राइट्स थे वो नहीं दिए गए थे, ठीक है। एंड दे वाज जस्ट गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस, ठीक है। इनको एक ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पे ही रखा गया था। सो यहाँ पर लोगों ने बात बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि द वुमेन नीड टू गिवन अ सेम लीगल स्टैंडर्ड, है ना। वुमेन्स को भी सेम लीगल स्टैंडर्ड्स की तरह देखा जाना चाहिए, ठीक है, एज कम्पेयर टू मैन। क्योंकि वुमेन्स ऑलवेज उनको एज उनको एसोसिएट किया जाता है उसके पति के साथ, उनके हस्बैंड के साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वुमेन्स को भी इक्वल स्टेटस देने की बात की गई थी। और हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था कि वुमेन्स की क्या कंडीशंस हुआ करती थी, एंड वो चीज़ें यहाँ पर लोगों ने डिमांड की थी। तो यही सारे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स लिखते हैं ओलंपे। तो ये चीज़ आपको याद रखना, ओलंपिक से याद रखिएगा ओलंपे, तो आपको याद रहेगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। what was the name given to the newly elected assembly of the Jacobians, ठीक है। तो जो न्यूली इलेक्टेड असेंबलीज थी जैकोबियंस की, उसका नाम क्या था। सो इट वाज नोन एज अ कन्वेंशंस, इसको कन्वेंशन कहा गया। एंड उसके की पॉइंट्स क्या थे, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि मोनार्की को एबॉलिश करना है, फ्रांस को डिक्लेयर करना है एज अ रिपब्लिक ऑन द 21 सितंबर 1792, एंड इन अ रिपब्लिक द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात की गई थी, ठीक है। मोनार्की को ख़त्म करने की बात की गई थी। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, तो रिपब्लिक का मतलब ही होता है अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे जो किंग होगा वो मोनार्की होगी, वो नहीं, मोनार्की का रूल ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर जो रूल होगा वो पीपल्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करेंगे, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल विल रूल इन द कंट्री। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अ रिपब्लिक। तो यहीं पे बात की गई थी कि रिपब्लिक में गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो स्पिरिट ऑफ लॉ नाम की किताब किसने लिखी, तो इट वाज रिटन बाय द मॉन्टेस्क्यू। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा फिलोसफर्स जितने भी थे, जॉन लॉके एंड मॉन्टेस्क्यू थे, रूशो थे, तो इन सब की किताबों का नाम और इन किताबों में क्या थीम थी, उन तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट विच रूलर केम टू पावर इन फ्रांस इन 1774 क्वेश्चन मार्क। तो लुई 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली असेंडेड द थ्रोन ऑफ द फ्रांस इन 1774, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्बन फैमिली के जो किंग थे लुई 16, उनका यहाँ पे असेंड किया जाता है थ्रोन में, ठीक है।
मतलब कि राजगद्दी में इनको 1774 में फ्रांस में बैठाया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच सोशल ग्रुप emerged इन फ्रांस इन द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में कौन सा सोशल ग्रुप इमर्ज होता है फ्रांस में? तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि मिडिल क्लास का इमर्जेंस होता है 18th सेंचुरी में, एंड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वो वाली कहानी हम सबको पता है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, what did John Locke write in his book Two Treatises of the Government? Now थीम बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि आपसे यहाँ पे थीम पूछा गया है कि जॉन लॉके ने जो टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट थी उसमें क्या लिखा था। तो उन्होंने क्या लिखा कि that book was written by the John Locke and aimed to challenge the idea of divine rights of the king. Now, what is divine right theory? The divine right theory says that the king is the messenger of God and we the people are children of the God, and we have to obey the whatever the order given by the king, because king is directly taking the order from the God. तो अगर हम किंग की बात नहीं मान रहे हैं, इट मीन्स वी आर डिसओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द गॉड। तो दिस मीन्स दैट कि हम अगर किंग की बात नहीं मान रहे हैं, भगवान की बात नहीं सुन रहे, तो इट मीन्स दैट कि किंग इज द सुप्रीम, है ना, किंग सुप्रीम है और किंग की बात मानना हमारा धर्म है। ठीक है, तो उन्होंने कंप्लीटली इस आइडिया को ना चैलेंज किया कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट किंग इज अ मैसेंजर ऑफ अ गॉड एंड वॉट एवर इज सेइंग इज ट्रू। ठीक है, हमारा भी तो कोई दिमाग है, लॉजिक है, और इतनी क्राइसिस में किंग किस तरीके से रह रहा है, अपने लाइविस लाइफ जी रहा है, तो गॉड तो इतना बेवकूफ़ होगा नहीं कि किंग को ऐसे ऑर्डर देगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ों को बताया। तो ही इन्होंने कंप्लीटली जो नोशन बताया गया कि दैट मोनार्क हैव एब्सोल्यूट पावर विच वाज ग्रांटेड बाय द गॉड, तो उन्होंने कंप्लीटली इस नोशन को ही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, गॉड ने एब्सोल्यूट पावर मोनार्क को नहीं दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आर्गुइंग दैट गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है ना, वो लोगों के कंसेंट से बनना चाहिए, ना कि यहाँ पर अपने मन से अपने ही बेटे को राजा बना रहे हैं, अपने ही बेटे को यहाँ पे हेरिडिटरी के तरीके से यहाँ पे उसको राजगद्दी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोगों का कंसेंट होना चाहिए, लोगों की मंजूरी होना चाहिए, लोगों की वोटिंग होना चाहिए, तब जाकर के गवर्नमेंट बनना चाहिए। और तीसरी चीज़ उन्होंने एम्फसाइज की द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम, कि लोगों को फ्रीडम मिले, लोगों को राइट्स मिले। ये तीन चीज़ों के बारे में ये एम्फसाइज करते हैं। Now come to the next question, who was Marsilius and who composed it? ठीक है, तो what was Marsilius? तो Marsilius एक तरीके का पैट्रियोटिक सॉन्ग होता है ना, फ्रांस में गाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे वंदे मातरम है। ठीक है, तो उसी प्रकार से फ्रांस में मार्सिलियस एक तरीके का पैट्रियोटिक सॉन्ग हुआ करता था, एंड इसको ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन यहाँ पे लोगों ने इसको काफ़ी एज ए नेशनल सॉन्ग की तरह गाया। और इन किसने कंपोज किया गया था? तो अगेन एक फ्रेंच नेम है, तो रॉकेट डी लेसिले, एंड इन्होंने इसको कंपोज किया था, एंड दैट लेटर बिकम द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 says that what was the most revolutionary reform of the Jacobean regime? तो जैकोबियन रिजीम का सबसे रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म क्या था, है ना, बहुत तगड़ा रिफॉर्म ला के दिया था जो कि पूरे फ्रांस ने ये काम नहीं कर पाए। तो द मोस्ट रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म ऑफ द जैकोबियन क्लब वाज द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज़। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक रिवोल्यूशन था कि फ्रेंच कॉलोनीज़ जहाँ जहाँ पर थे, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का स्लेवरी नहीं किया जाएगा। स्लेवरी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी, है ना। यहाँ पे इसको हम ट्रायंगुलर स्लेव भी कहा जाता है। इट वाज बिटवीन द 3 कंट्रीज़, ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो यूरोप एंड अफ्रीका एंड अमेरिका, यहाँ पे तीनों के बीच में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हुआ करता था। एंड किस तरीके से इनका साइकिल्स में बंद करके, डिब्बों में बंद करके असेंबल करके भेजा जाता था, एंड इनसे बहुत ना प्लांटेशन कराया जाता था, एग्रीकल्चर कराया जाता था, अलग अलग प्रकार के काम कराए जाते थे, तो विदाउट एनी पेमेंट ऑब्वियसली, बिकॉज दे वर स्लेव। तो इस इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस को यहाँ पे कैरेबियन कॉलोनीज़ में कम्प्लीटली यहाँ पे ख़त्म किया गया बाय द जैकोबियन क्लब, एंड इसमें सबसे बड़ा हाथ था रॉबेस्पियर का। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 says that which principle was followed by the East स्टेट जर्नल्स फॉर टेकिंग द वोट्स। तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो किया गया? ठीक है, तो ऑब्वियसली जिसके कारण सबसे एक बोन ऑफ कंटेंशन बना, सबसे बड़ा इशू बना, यही
कि यहाँ पर प्रैक्टिस होता था वन वोट, ठीक है, ईच स्टेट हैज़ वन वोट, हर स्टेट के पास एक वोट दिया गया था। नाउ दिस हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम एंड इन दिस प्रैक्टिस क्या इशू हुआ करता था कि देखो ऐसा सीन था कि यहाँ पे तीन स्टेट थी। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी थी, सेकेंड स्टेट नॉबिलिटी थी एंड थर्ड स्टेट यहाँ पर कॉमन पीपल्स के थे। तो क्लर्जी हैव अ 300 मेंबर्स, नॉवेल्टी हैज़ अ 300 मेंबर्स एंड द थर्ड स्टेट हैव अ 600 रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता था जब वोट होती थी ना, तो माइनॉरिटी में अगर देखा जाए तो कौन कौन है, क्लर्जी है माइनॉरिटीज़ में, नॉबिलिटी है माइनॉरिटीज़ में एंड यहाँ पे थर्ड स्टेट है। तो क्या होता था, ये हमेशा जो क्लर्जी और नॉबिलिटी है जब भी वोटिंग होती थी तब ये एक साइड हो जाते थे एंड थर्ड स्टेट एक साइड हो जाता था। तो 2:1 के फॉर्म में यहाँ पे हमेशा जो डिसीजन होता था वो क्लर्जी और नॉबेल स्टेट्स, जो थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के ही फेवर में जाया करता था। इस कारण से लोगों ने डिमांड किया था कि जो वन वोट प्रैक्टिस है इसको हटा दिया जाए, ठीक है। And this practice was upheld by the Louis 16 during the assembly। और लोगों ने जब डिमांड किया था कि इसको हटा दिया जाए एंड वहाँ पे वन मेंबर वन वोट होना चाहिए, बट लुइस 16 ने इस चीज़ को फिर से उन्होंने लागू किया और वन मेंबर वन वोट की जो सिस्टम था उसको लागू नहीं होने दिया। सो मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट आर्ग्यूड दैट फॉर अ चेंज, प्रपोजिंग दैट ईच इंडिविजुअल मेंबर शुड हैव वन वोट इन स्टेट एंड दिस वाज इंस्पायर्ड बाय द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फ्रॉम द